शुक्ला, एकेडमिक काउंसलर, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। और आज का जो दूसरा व्याख्यान हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, BECC 132। आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले जो पिछला व्याख्यान हम लोगों ने किया था और उसमें हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ताकि आज का जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का व्याख्यान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में हम काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो देखिए, पिछली कक्षा में या पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बात की थी कि कीमत ग्रहीता फर्म किस प्रकार बाजार कीमत के निर्धारण में अपने उत्पादन निर्णयों का समायोजित कर लेती है तथा बाजार कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म कीमत ग्रहीता होती है, तो लाभ अर्जित करने यहाँ तक कि दीर्घकाल में भी उन्हें उत्पादिताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ता है, ताकि वे घटती औसत लागत एवं सीमांत लागत पर अधिक उत्पादन की पूर्ति कर सकें। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार फर्म सजातीय उत्पाद बेचने वाली ऐसी फर्म है जो बाजार कीमत को प्रभावित करने की दृष्टि से बहुत छोटी होती है। लाभ को अधिकतम करने के लिए फर्म उत्पादन का ऐसा स्तर चुनती है जहां उत्पादन की कीमत उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर होती है, अर्थात प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अल्पकाल में फर्म का उत्पादन बंद करने का निर्धारण करने के लिए परिवर्तनशील लागतों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। उत्पादन बंद करने के लिए बिंदु से नीचे कार्य करने पर फर्म को स्थिर लागतों से अधिक हानि होती है। इसलिए फर्म उस समय कोई भी उत्पादन नहीं करेगी जब कीमत उत्पादन बंद करने की कीमत से नीचे चली जाती है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म व्यवसाय में उसी दशा में बनी रहेगी जब कीमत कम से कम कुछ गैर विफल लागतों सहित दीर्घकालीन औसत लागत वक्र तक ऊंची हो। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की आपूर्ति के विषय में भी हमने पिछले लेक्चर में जाना था, एक बार दोबारा से उसको देख लेते हैं। प्रत्येक फर्म का ऊपर की ओर उठता हुआ MC वक्र आपूर्ति वक्र है। उद्योग की सभी फर्मों के MC वक्र का क्षैतिज योग उद्योग के आपूर्ति वक्र को निरूपित करता है। इसलिए वह उद्योग का समग्र MC वक्र या मार्जिनल कॉस्ट वक्र या सीमांत लागत वक्र होता है। चूंकि फर्म समय के साथ उत्पादन को समायोजित कर सकती है, इसलिए दो अलग अलग समयावधियों में भेद किया जाता है। पहली समयावधि अल्पकालीन संतुलन, जब श्रम जैसी परिवर्तनशील लागतें परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन पूंजी जैसी स्थिर लागतें तथा फर्मों की संख्या नहीं बदल सकती है। दूसरा, दीर्घकालीन संतुलन, जहां फर्मों एवं प्लांटों की संख्या तथा अन्य सभी दशाएं नई मांग के अनुरूप पूरी तरह से बदल जाती हैं। दीर्घकाल में फर्में उद्योग में प्रवेश करने या उद्योग से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र होती हैं। किसी एक फर्म को स्थान या कौशल का कोई
विशेष लाभ नहीं मिलता। इसलिए जैसे कि स्वतंत्र निकाय का अर्थ कीमत के शून्य लाभ बिंदु से नीचे न जाने से है, मुक्त प्रवेश का अर्थ इससे लगाया जाता है कि दीर्घकालीन संतुलन में कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक नहीं हो सकती। जब कोई उद्योग अपने उत्पादन को आगतों की कीमतों में वृद्धि के लिए बिना बढ़ाया जा सकता है, तो दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र एक्स अक्ष के क्षैतिजिक हो जाता है। जब उद्योग विशिष्ट क्षमता, विशिष्टता, दुर्लभ लागत प्रयुक्त करता है, तो उसके दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र का ढाल ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। जैसे कि महत्वपूर्ण विशेष स्थिति यह है जहां सापेक्षता या पूर्ण बेलोचदार आपूर्ति जो आर्थिक लगान सृजित करती है, ऐसी आर्थिक लगान फर्म और उत्पत्ति के साधनों के बीच बांट ली जाती है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो होगी पूर्ण प्रतियोगिता के दोष क्या होते हैं। सबसे पहला दोष, पैमाने की बचतों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी फर्में उत्पादन का छोटे छोटे भाग से ही उत्पादित करती हैं। ऊंची स्थिर लागतों वाली उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता के लिए अनुपयुक्त हैं। यही कारण है कि इस प्रकार का बाजार वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता है। गैर विभेदीकृत वस्तुओं से उपभोक्ताओं के लिए नीरस स्थिति आ जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुएं क्षेत्रक में उद्योगों में विभेदीकृत वस्तुएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। असामान्य लाभ प्राप्त न होने के कारण औषधि जैसे उद्योगों में विभेदीकृत वस्तुएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। चूंकि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उद्योग के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसलिए नवीन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकी की जानकारी अंततः सभी फर्मों को हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात हम दो निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। पहला निष्कर्ष, वास्तविक जगत में बाजार में छोटी छोटी फर्में पाई जाती हैं जो एक जैसी वस्तु का ही उत्पादन करती हैं तथा प्रत्येक की उद्योग के लिए आवश्यक संसाधनों तक एक समान पहुंच होती है। और दूसरा निष्कर्ष, कीमत निर्धारण एवं उत्पादन निर्णयन में सीमांत आगम और सीमांत लागत जैसी अवधारणाओं की भूमिकाओं को समझने के लिए पूर्ण प्रतियोगिता सिद्धांत एक आधार है, जो अंततः एकाधिकार, द्वयाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार जैसे बाजारों की संरचना को समझने में सहायता करता है। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के बारे में जो अवधारणा पढ़ी थी, उसको एक बार हम लोगों ने दोबारा से समझ लिया, ताकि आगे इस लेक्चर में जो हम अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या विशेषताएं हैं, उसमें हम कीमत को कैसे निर्धारित करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए अब अगला बाजार का प्रकार जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
सबसे पहले अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता उस बाजार को कहते हैं जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव रहता है, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की कम संख्या रहती है, क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है, एक ही वस्तु का एक समय में एक से अधिक मूल्य प्रचलित रहता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव हो, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम रहती है, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है, एक ही वस्तु का एक समय में एक से अधिक मूल्य प्रचलित रहता है। इस संबंध में अर्थशास्त्री बेनहम के शब्दों में कहा गया है, बाजार अपूर्ण उस दशा में होता है जबकि क्रेताओं तथा विक्रेताओं अथवा दोनों को दूसरों की मांग अथवा दी हुई कीमतों का ज्ञान नहीं होता। अब अपूर्ण प्रतियोगिता के भेदों के बारे में बात करते हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 4 भेद हैं। एक द्वयाधिकार, दूसरा अल्पाधिकार, तीसरा एकाधिकारी या एकाधिकृत प्रतियोगिता और चौथा एकाधिकार बाजार। अब आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो एकाधिकार बाजार के बारे में करेंगे। एकाधिकार बाजार क्या होता है, इसमें हम कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आज के अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एकाधिकार बाजार क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एकाधिकार को अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं। अंग्रेजी शब्द मोनोपोली 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और पोली। मोनो का अर्थ है अकेला, जबकि पोली का अर्थ है विक्रेता। अतः मोनोपोली का शाब्दिक अर्थ है अकेला क्रेता अथवा एकाधिकार या एकाधिकारी। इस प्रकार से एकाधिकार में केवल एक ही उत्पादक होता है या वस्तु की कीमत या वस्तु की पूर्ति उत्पादकों के समूह के हाथ में होती है, जिससे वे वस्तु की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एकाधिकार के अंतर्गत एक विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक अथवा फर्म का पूर्ण नियंत्रण रहता है। चूंकि बाजार में केवल एक ही उत्पादक या फर्म रहती है, इसलिए एकाधिकार की स्थिति में फर्म और उद्योग पर्यायवाची होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं, या एकाधिकार वाला उद्योग अनिवार्यतः एक फर्म का उद्योग होता है। तो एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार में केवल एक विक्रेता या एकाधिकारी होता है जिसके पास किसी एक विशिष्ट उत्पाद की आपूर्ति का पूर्ण भार होता है, पूर्ण नियंत्रण रहता है, और वो उस पूर्ण नियंत्रण के आधार पर कीमतों का प्रभावित करने का प्रत्यक्ष प्रभाव रखता है। एकाधिकार की स्थिति में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्म की उत्पादित वस्तु की कोई निकट या प्रतिस्थापक वस्तु, जिसे हम सब्स्टिट्यूटेड गुड्स कहते हैं, नहीं होती है, जिसके कारण उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अन्य वस्तुओं की कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही उस वस्तु की कीमत या अन्य वस्तुओं की कीमत परिवर्तन से उस वस्तु का मूल्य प्रभावित होता है। अब कुछ परिभाषाएं जो एकाधिकार के बारे में अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने दी हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर थॉमस के अनुसार विस्तृत अर्थों से एकाधिकार शब्द वस्तुओं अथवा सेवाओं के किसी एक प्रभावपूर्ण कीमत में नियंत्रण को व्यक्त करता है, चाहे वह मांग का हो अथवा पूर्ति का, किंतु संकुचित अर्थ में इसका आशय उत्पादकों तथा विक्रेताओं के ऐसे संघ से होता है जो कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की पूर्ति कीमत को
नियंत्रित करके करता है। दूसरे अर्थशास्त्री के बारे में जो परिभाषा दी गई उसकी चर्चा करते हैं। प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकार का अभिप्राय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार शुद्ध एकाधिकारी वह फर्म है जो कि कोई ऐसी वस्तु का उत्पादन कर सकती है जिसका किसी अन्य फर्म की उत्पादित वस्तुओं पे कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। प्रभावपूर्ण से यहाँ आशय यह है कि यद्यपि एकाधिकारी असाधारण लाभ कमा रहा है, तथापि अन्य फर्में ऐसी स्थानापन्न वस्तुएं उत्पन्न करके जो कि खरीदों को एकाधिकारी की वस्तुओं से दूर कर सकें, उक्त लाभों पर अतिक्रमण करने की स्थिति में नहीं होती। प्रोफेसर सुमिनर के अनुसार विशुद्ध एकाधिकारी से आशय मांग की लोच शून्य होने से, जबकि शुद्ध प्रतियोगिता में मांग की लोच असीमित होती है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एकाधिकार अक्षरशः एक विक्रेता होता है और एकाधिकार शक्ति के पूर्णता नियंत्रण पर आधारित होता है। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एकाधिकारी से आशय उस एकाकी फर्म उद्योग से है जहां पर फर्म की वस्तु एवं बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के बीच में मांग की भेदक लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि एकाधिकार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता, अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता। एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक होता है। दूसरी विशेषता, फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची। एकाधिकारी एक फर्म वाला उद्योग होता है, अतः फर्म और उद्योग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अगली विशेषता, प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है जिसके प्रभावपूर्ण निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक। एकाधिकार की स्थिति में न केवल अल्पकाल में बल्कि दीर्घकाल में भी नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावी रोक रहती है। एकाधिकार तभी बन सकता है जब तक नई फर्में उद्योग में प्रवेश न करें। औसत आय और सीमांत आय वक्र। एकाधिकारी फर्म का औसत आय वक्र या एवरेज रेवेन्यू कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है या गिरता हुआ होता है, जो यह बताता है कि कम वस्तु बेची जा सकती है। सीमांत आगम वक्र या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है, बाएं औसत आय वक्र की तरह नीचे की ओर ढालू होता है या गिरता हुआ होता है तथा औसत आगम वक्र से नीचे होता है, जैसा कि आप सामने दिए गए रेखा चित्र से देख भी रहे हैं। स्वतंत्र कीमत नीति। एकाधिकारी फर्म स्वतंत्र कीमत नीति अपना सकती है, अर्थात वह अपनी इच्छानुसार कीमत में वृद्धि या कमी कर सकती है। इस दशा में फर्म कीमत निर्धारक या प्राइस मेकर होती है। कीमत विभेद संभव है। एकाधिकारी अवस्था में कीमत विभेद संभव है, अर्थात उत्पादक अपनी वस्तु को
अलग-अलग क्रेताओं अथवा अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कीमतों पर बेच सकता है। बेलोजदार मांग एकाधिकारी को अपनी वस्तु की बेलोजदार मांग का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को कम अथवा अधिक कर सकता है। अगली विशेषता, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात वह अपनी वस्तु की पूर्ति को कम या अधिक कर सकता है। और अंतिम विशेषता है दीर्घकाल में असमान लाभ। एकाधिकारी दीर्घकाल में असमान लाभ अर्जित करता है। अब एकाधिकार के वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत एवं सामाजिक एकाधिकार। व्यक्तिगत एकाधिकार वह है जिसमें कि फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहसी या संगठन के आधार पर होता है, जिसमें स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं का होता है। इस प्रकार के अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। अगली वर्गीकरण जो है वो साधारण या विवेचनात्मक एकाधिकार। साधारण एकाधिकार उसे कहते हैं जबकि एकाधिकार अपनी वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से एक ही कीमत वसूल करता है, किंतु विवेचनात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकार एक ही वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है। अगला जो प्रकार इसमें है वो है पूर्ण या शुद्ध तथा अपूर्ण एकाधिकार। शुद्ध एकाधिकार उसे कहते हैं जिसमें एकाधिकारी को नई फर्मों में प्रवेश करने का डर नहीं होता है, अर्थात जिसमें प्रतिस्पर्धा का तत्व लेश मात्र भी नहीं होता है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार शुद्ध एकाधिकार वह दशा है जिसमें सभी वस्तुओं की पूर्ति पर एक ही फर्म का नियंत्रण होता है। इसके विपरीत अपूर्ण एकाधिकार उसे कहते हैं जिसमें नई फर्मों के प्रवेश पर सरकारी नियंत्रण का भय रहता है। अब एकाधिकार क्यों उत्पन्न होता है, इसके उत्पत्ति के क्या कारण है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला इसमें जो बिंदु है वो है कच्चे माल का केंद्रीकरण। किसी वस्तु के निर्माण के लिए जब संपूर्ण कच्चा माल किसी व्यक्ति के क्षेत्र में आ जाता है तो एकाधिकार का जन्म होता है। जैसे देश के विभाजन के पूर्व बंगाल को जूट के उद्योगों का एकाधिकार प्राप्त था। अगला जो इसमें उत्पत्ति का कारण है वो है कानूनी एकाधिकार। कभी कभी कानून द्वारा भी एकाधिकार स्थापित किया जाता है, जैसे जब सरकार किसी कंपनी को शहर में पानी या बिजली की व्यवस्था का एकाधिकार दे देती है तो उसे कानूनी एकाधिकार कहते हैं। अगला जो प्रकार इसमें है वो है अत्यधिक पूंजी विनियोग। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनके उत्पादन तथा स्थापना के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण छोटे छोटे पूंजीपति इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना नहीं कर पाते और उनकी स्थापना कुछ ही बड़े बड़े पूंजीपति कर सकते हैं, जिससे पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं हो पाती है तथा वे आपस में मिलकर एकाधिकार संघ स्थापित कर लेते हैं। अगला बिंदु जो इसमें चर्चा के लिए है वो है ख्याति या गुडविल। जब किसी उत्पादक का नाम बहुत बड़ा हो जाता है या उसका नाम बहुत स्तर तक बढ़ जाता है, तब भी नए उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन में प्रवेश नहीं करते। इस प्रकार से
एकाधिकार स्थापित हो जाता है। अगला बिंदु जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे वो है व्यापारिक संघ। जब गला घोट प्रतियोगिता से बचने के लिए फर्में वस्तु की पूर्ति अथवा उसे नियंत्रित करने हेतु आपस में मिलकर संघों का निर्माण करती हैं, तो एकाधिकार की उत्पत्ति होती। इसके बाद अगला बिंदु पेटेंट एकाधिकार। विशेष कानूनों के मिलने से भी एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है। कुछ उत्पादनकर्ता कानून द्वारा अपना खास पेटेंट राइट या ट्रेडमार्क का एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अन्य उत्पादकों द्वारा वह ट्रेडमार्क प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक हितों की रक्षा। सार्वजनिक अपव्यय को कम करने अथवा सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए एकाधिकार का जन्म होता है। जैसे बिजली, टेलीफोन, रेल यातायात आदि उद्योगों में कई कंपनियों के बजाय एक ही कंपनी रखी जाती है। आयात निर्यात नीति। आयात निर्यात करों से भी एकाधिकार निर्माण प्रोत्साहित होता है। जैसे आयात पर प्रतिबंध लगा देने से विदेशी प्रतिस्पर्धा रुक जाती है और स्वदेशी उत्पादकों को एकाधिकारी संयोग बनाकर अधिकतम लाभ उत्पन्न करने का अवसर मिल जाता है। अब अगला बिंदु जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है एकाधिकार में कीमत निर्धारण अथवा फर्म का साम्य। साम्य से आशय उस अवस्था से है जिसमें फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिकतम लाभ का अर्थ प्रति इकाई लाभ अधिकतम करने से नहीं है, बल्कि कुल लाभ को अधिकतम करने से होता है। अर्थात अधिकतम लाभ का अर्थ है प्रति इकाई लाभ गुणा विक्रय की गई मात्रा, प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड को अधिकतम करना। एकाधिकार की स्थिति में कीमत निर्धारण करने के लिए दो रीतियों का प्रयोग किया जाता है। पहली रीति कुल आगत एवं कुल लागत विक्रय रीति। इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इस रीति के अनुसार जिस स्थान पर कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू तथा कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट के बीच खड़ी हुई दूरी अधिकतम होगी, वहां पर एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, अर्थात फर्म साम्य की स्थिति में होती है। इस विधि को सारणी व रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। अब आपके सामने एक सारणी आ रही है जिसको एक बार हम लोग पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आपको जो कॉलम दिए गए हैं, पहली कॉलम है उत्पादित इकाइयां, फिर है कीमत प्रति इकाई रुपए में, फिर कुल आगम, फिर कुल लागत प्रति इकाई रुपए, फिर प्रति इकाई लाभ और फिर कुल लाभ। अब यहाँ पर देखिए उत्पादित इकाइयां जो हमने ली हैं यहाँ पर वो है 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140, जिसमें कीमत प्रति इकाई जो रखी गई है वो है 10, 9, 8, 7 रुपए 50 पैसे, 7 रुपए, 6 रुपए और 5 रुपए। अगर हम कुल उत्पादित इकाइयों को कीमत प्रति इकाई से गुणा करते हैं तो कुल आगम हमको देखिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 200 रुपए, 360 रुपए, 480 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 720 रुपए और 700 रुपए। लागत प्रति इकाई जो इसमें आ रही है वो आ रही है 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए। अब
उत्पादित इकाइयों को कुल लागत इकाई प्रति इकाई से हमने यहाँ पर गुणा किया तो कुल लागत हमको प्राप्त हो रही है। देखिए 100 रुपए, 160 रुपए, 180 रुपए, 280 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए और 840 रुपए। अब प्रति इकाई लाभ देखिए, अगर प्रति इकाई कीमत में प्रति इकाई लागत को हम घटा देते हैं तो हमें प्रति इकाई लाभ मिल रहा है यहाँ पर 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए और यहाँ पर जो अंतिम इकाई के निर्माण में हमको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, वो हो रही है 1 रुपए प्रति इकाई। अब अगर हम उत्पादित इकाइयों को प्रति इकाई लाभ से गुणा करते हैं तो हमें कुल लाभ की धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए इसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 320 रुपए, 300 रुपए, 120 रुपए और हानि हो रही है 140 रुपए की। अब ऊपर की अगर हमने सारणी का अध्ययन किया तो इससे हमको स्पष्ट हो रहा है कि हमारा अधिकतम लाभ यहाँ पर 320 रुपए है। यहाँ लाभ 80 इकाइयां उत्पादित करने और उन्हें 7 रुपए 50 पैसे प्रति इकाई की कीमत से बेचने से प्राप्त होता है। इस स्थिति में कुल आगम 600 रुपए और कुल लागत 280 रुपए है। अतः अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए एकाधिकारी 80 इकाइयां उत्पादित करेगा और वस्तु की सर्वोत्तम कीमत 7 रुपए 50 पैसे प्रति इकाई होगी। अभी जो हमने सारणी यहाँ देखी थी उसे रेखा चित्र द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। आपके सामने प्रस्तुत रेखा चित्र पिछली सारणी से ही निरूपित किया गया है। रेखा चित्र में टीआर कुल आगम वक्र और टीसी कुल लागत वक्र है। दोनों वक्रों के बीच की दूरी को दर्शाती है। चित्र से स्पष्ट है कि ओएम की मात्रा अर्थात 80 इकाइयां उत्पादित करने और उन्हें 7 रुपए 50 पैसे प्रति इकाई बेचने की स्थिति में कुल आगम और कुल लागत वक्रों का अंतर फर्म का कुल लाभ है जो 320 रुपए है। परंतु मार्शल की यह रीति अधिक सुविधाजनक नहीं है क्योंकि टोटल रेवेन्यू तथा टोटल कॉस्ट के बीच की दूरी को प्रायः ठीक प्रकार से ज्ञात करना कठिन हो जाता है और दूसरा रेखा चित्र से प्रत्यक्ष रूप से प्रति इकाई कीमत को ज्ञात नहीं किया जा सकता। और दूसरा विधि जिसके द्वारा हम एकाधिकार में कीमत निर्धारण करते हैं वो है सीमांत विश्लेषण रीति। इस रीति का प्रतिपादन सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने रखा था। उनका कहना था कि एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सीमांत लागत को सीमांत आय के बराबर करने का प्रयास करता है और जिस स्थान पर ये दोनों रेखाएं बराबर होती हैं वहीं कीमत तय होती है क्योंकि शुद्ध एकाधिकारी की कुल आय उसी स्थिति में अधिकतम होती है। एकाधिकारी फर्म जो कि कीमत निर्धारक तथा कीमत स्वीकर्ता की दोहरी भूमिका को निभाती है उस स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त करती है जबकि ये 3 शर्तें पूर्ण होती हैं। पहली शर्त सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। यह शर्त अधिकतम लाभ सुनिश्चित करती है। यदि सीमांत लागत सीमांत आय से कम है तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। दूसरा, संतुलन के पश्चात सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक हो। सीमांत लागत सीमांत आय संतुलन की आवश्यक शर्त है लेकिन अपने आप में काफी नहीं। यदि इस स्तर के पश्चात सीमांत लागत
सीमांत आय से कम हो जाए तो फर्म उत्पादन बढ़ाकर अधिकतम लाभ कमा सकती है। अतः सीमांत लागत बराबर सीमांत आय के साथ साथ यह सीमांत आय से अधिक भी हो सकती है। सीमांत लागत और सीमांत आगम के बराबर होने पर ही एकाधिकारी को अधिकतम लाभ क्यों होता है? हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है कि सीमांत लागत और सीमांत आगम के बराबर होने पर ही एकाधिकारी अधिकतम लाभ क्यों कमाता है? सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक है तो स्पष्ट है कि एक अतिरिक्त लागत बेचने से कुल आय में वृद्धि कुल लागत से अधिक होगी। अतः अतिरिक्त उत्पादन से लाभ होगा। यदि सीमांत लागत अधिक है तो कुल आगम में वृद्धि कम और कुल लागत में वृद्धि अधिक होगी। अतः अतिरिक्त उत्पादन में हानि होगी। केवल वह बिंदु जहां मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी कि सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम है, के एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इस तथ्य को एक सारणी की सहायता से समझा जा सकता है। अब आपके सामने देखिए एक सारणी प्रस्तुत है जिसमें उत्पादन की कुल इकाइयां, प्रति इकाई कीमत, कुल आय, सीमांत आय, कुल लागत, सीमांत लागत और कुल लाभ को दर्शाया गया है। उत्पादन की इकाइयां हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15। प्रति इकाई कीमत है 31, 30, 29, 28, 26 और 24। उत्पादन की इकाइयों को प्रति इकाई कीमत से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें कुल आय प्राप्त हो रही है। देखिए यहाँ पर 310, 330, 348, 364, 364 और 360। सीमांत आय प्राप्त करने के लिए कुल आय और के जो बीच का जो अंतर आ रहा है उसको हम देखते हैं। तो देखिए पहला अंतर इसमें 20 है, फिर 18, फिर 16, फिर 0 और फिर -4। फिर कुल लागत हमको इसमें दी गई है 260, 274, 279, 305, 322, 340। सीमांत लागत हमको दी गई है 14, 15, 16, 17 और 18। कुल लाभ इसमें हमको दिया गया है 50, 56, 59, 59, 42 और 20। सारणी से ज्ञात होता है कि 13वीं इकाई की सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है और एकाधिकारी लाभ 59 रुपए है, जो कि अधिकतम है। इससे अधिक इकाइयां बेचने पर सीमांत आगम 0 हो जाता है और लाभ कम होकर रुपए 42 ही रह जाता है। अतः स्पष्ट है कि एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 13 इकाइयों का उत्पादन करेगा और कीमत 28 रुपए रखेगा, जिससे उसे अधिकतम लाभ 59 रुपए हो जाए। कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। यह स्थिति अल्पकालीन एकाधिकार संतुलन से संबंधित है। इस स्थिति का महत्व हानि की दशा होने में ही है। यदि हानि स्थिर लागत से अधिक होती है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। अतः एक फर्म उत्पादन उस स्थिति में करेगी जब कीमत औसत आगम वक्र के समान या उससे अधिक हो। संक्षेप में वक्रों की भाषा में एकाधिकार में संतुलन की 3 शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को काटे। दूसरी शर्त, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को बाएं से काटे। और तीसरी शर्त, औसत आगम तथा औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदु के बराबर या ऊपर। चूंकि कीमत निर्धारण में समय का अत्यधिक महत्व होता है,
इसलिए एकाधिकार में कीमत निर्धारण का अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहली शर्त, अल्पकाल में एकाधिकार कीमत या साम्य, और दूसरी शर्त, दीर्घकाल में एकाधिकार कीमत या साम्य। पहली हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें अल्पकाल में एकाधिकार कीमत या साम्य के बारे में। अल्पकाल में एकाधिकारी की उत्पादन क्षमता निश्चित होती है। वह उत्पादन के वर्तमान साधनों द्वारा ही पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। वह अपने प्लांट के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि मांग बढ़ने के कारण कीमत बढ़ती है तो एकाधिकारी एक सीमा तक ही उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। इसके विपरीत यदि मांग घटने के कारण कीमत घटती है तो एकाधिकारी अपने प्लांट की उत्पादन क्षमता के एक भाग का उपयोग न करके कुछ अंश तक उत्पादन की मात्रा में कमी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसका लाभ काफी कम हो जाता है और हो सकता है कि उसे लाभ के स्थान पर उल्टी हानि हो। परंतु अल्पकाल में एकाधिकारी जब तक उत्पादन करता रहेगा जब तक उसकी औसत परिवर्तनशील लागत वसूल होती रहती है। परंतु जैसे ही कीमत उसके परिवर्तनशील लागत से कम हो जाएगी वह उत्पादन बंद कर देगा। इस प्रकार अल्पकाल में एकाधिकारी को अधिक से अधिक हानि कुल लागत के बराबर हो सकती है। अल्पकालीन सीमांत लागत आगम के बराबर होगी। संक्षेप में एकाधिकार में अल्पकाल में फर्म के समक्ष तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली स्थिति असामान्य लाभ की स्थिति। एकाधिकारी उत्पादन तथा कीमत वहां निर्धारित करेगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगी, यानी कि सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम होगी। इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। रेखा चित्र में AR तथा MR क्रमशः औसत लागत तथा सीमांत आय हैं और AC तथा MC क्रमशः औसत लागत और सीमांत लागत वक्र। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि E बिंदु पर MC रेखा MR रेखा के बराबर है। E बिंदु से होती हुई एक खड़ी रेखा जो कीमत रेखा है अर्थात AR रेखा के R बिंदु तथा X अक्ष को Q बिंदु पर मिलाती है तो QR कीमत तथा OP मात्रा का उत्पादन किया जाएगा। लाभ तथा हानि की स्थिति मालूम करने के लिए एकाधिकारी की औसत लागत औसत आय को जानना पड़ेगा। रेखा चित्र में औसत आय औसत लागत से अधिक है, अतः दोनों रेखाओं के बीच की खड़ी दूरी RS है जो इकाई लाभ को दर्शाती है। कुल लाभ जानने के लिए प्रति इकाई लाभ RS को कुल उत्पादन OP से या OT से गुणा किया जाएगा, अर्थात RS गुणा OP बराबर PRST होगा। ये स्थिति हमारे असाधारण लाभ से संबंधित है। दूसरी स्थिति होती है साधारण लाभ की स्थिति। एकाधिकारी को अल्पकाल में शून्य या सामान्य लाभ ही मिलता है। यदि वस्तु की मांग कम हो जाती है तो ऐसी दशा में कीमत अर्थात औसत आय औसत लागत के ठीक बराबर होगी। इसलिए एकाधिकारी को शून्य या सामान्य लाभ मिलेगा। इस स्थिति को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु E पर सीमांत आय तथा सीमांत लागत दोनों बराबर हैं। बिंदु E से होती हुई एक खड़ी रेखा कीमत रेखा AR के बिंदु R पर मिलती है। बिंदु R पर
AC बराबर AR है, अतः QR कीमत तथा OP मात्रा का उत्पादन होगा। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी को सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अब जो तीसरी स्थिति बनती है वो होती है हानि की स्थिति। अल्पकाल में यह आवश्यक नहीं है कि एकाधिकारी को सामान्य लाभ से अधिक लाभ ही मिले। कारण यह है कि एकाधिकारी कीमत अल्पकाल में औसत लागत से भी कम हो सकती है। अल्पकाल में भी वह अपनी उत्पादन क्रिया तब तक चालू रखता है जब तक कि उसे औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत कम से कम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो वह उत्पादन कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार एकाधिकारी को अधिकाधिक हानि कुल स्थिर लागत के बराबर हो सकती है। इस दशा को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। रेखा चित्र से विदित है कि जब एकाधिकारी को अपनी वस्तु की कीमत औसत लागत से कम मिलती है तब उसे हानि सहन करनी होगी, लेकिन यह हानि दीर्घकाल में समाप्त हो जाएगी और एकाधिकारी को लाभ मिलेगा। यहाँ रेखा चित्र में ई बिंदु पर MC और MR दोनों रेखाएं बराबर हैं, यानी कि MC बराबर MR तथा SQ कीमत है और OP मात्रा का उत्पादन होगा। यहाँ औसत आय औसत लागत से कम है। अन्य शब्दों में AC रेखा AR रेखा के ऊपर स्थित है, अतः इन दोनों रेखाओं के बीच खड़ी दूरी इकाई हानि का प्रतीक है। इस प्रकार कुल हानि बराबर आयत PRST के बराबर होगी। चूंकि कीमत SQ है, यहाँ पर औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर प्राप्त होती है, इसलिए एकाधिकारी हानि पर भी उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि हानि दीर्घकाल में समाप्त होगी और उसे लाभ प्राप्त होगा। यदि कीमत SQ औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो उत्पादन अल्पकाल में बंद हो जाएगा। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि एकाधिकार अपने उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ाएगा जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। संक्षेप में, यदि MR इज इक्वल टू MC है तो यह फर्म के साम्य की स्थिति है और OP मात्रा का उत्पादन होगा। अल्पकाल में फर्म को लाभ, हानि अथवा सामान्य लाभ या शून्य लाभ तीनों हो सकते हैं। यदि औसत आय या कीमत औसत लागत से अधिक है तो एकाधिकारी फर्म को असाधारण लाभ मिलेगा। यदि औसत आय औसत लागत से कम है तो एकाधिकारी फर्म को हानि होगी, परंतु वह उत्पादन करेगा। वह उत्पादन उस स्तर तक करेगा जहां तक सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। अल्पकाल में यदि औसत आय औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो एकाधिकार फर्म उत्पादन कार्य बंद कर देगी। एकाधिकार यदि औसत आय औसत लागत के बराबर है तो फर्म को सामान्य लाभ होगा। अब एकाधिकारी और दीर्घकालीन संतुलन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म आवश्यकता अनुसार उत्पादन के सब साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है। फर्म अपने संयंत्र के आकार को भी छोटा बड़ा कर सकती है। इसलिए दीर्घकाल में एकाधिकारी हानि की अवस्था में उत्पन्न उत्पादन जारी नहीं रखेगा, वह उत्पादन बंद कर देगा। एकाधिकारी होने के कारण वह दीर्घकाल में इस प्रकार से व्यवस्था करेगा कि उसे असामान्य लाभ प्राप्त हो। अतः दीर्घकाल में संतुलन की शर्तें इस प्रकार हैं।
पहली शर्त, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। यह शर्त अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करती है। इस स्थिति में लाभ में वृद्धि की संभावना समाप्त हो जाती है। दूसरा जो बिंदु इसमें है, संतुलन के पश्चात सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक हो। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि संतुलन उत्पादन प्राप्त करने के पश्चात और उत्पादन किया गया है तो लाभ घटने लगेंगे। तीसरी शर्त, कीमत औसत कुल आगम के समान या उससे अधिक हो। यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि दीर्घकाल में कोई हानि न हो। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण, नई फर्मों का बाजार में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। दूसरा कारण, यदि एकाधिकारी को अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वह दीर्घकाल तो वह व्यर्थ ही अपना बाजार अपना अस्तित्व बनाए नहीं रखेगा। एकाधिकारी की दशा में दीर्घकालीन कीमत को रेखा चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। रेखा चित्र में एकाधिकारी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बिंदु ई है, जहां दीर्घकालीन सीमांत लागत दीर्घकालीन सीमांत आगम के बराबर है। फर्म बीक्यू कीमत पर ओक्यू के बराबर उत्पादन करेगी। फर्म की कीमत बीक्यू उसकी लागत एक्यू से अधिक है, अतः फर्म को प्रति इकाई एबी के बराबर लाभ प्राप्त होगा तथा रेखा चित्र एबीपीसी के बराबर कुल लाभ प्राप्त होगा। यदि बाजार में नई फर्मों के प्रवेश की संभावना है तो एकाधिकारी बी की कीमत का निर्धारण करेगा। यदि एकाधिकारी अपने संभावित प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहता है तो वह उस बिंदु पर कीमत निर्धारण करेगा जहां पर LAC मतलब लॉन्ग एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रेवेन्यू कॉस्ट बराबर होंगी। ऐसी दशा में नवीन फर्मों का बाजार के लिए प्रलोभन नहीं रहेगा। एकाधिकारी फर्म का साम्य तथा उत्पत्ति के नियम। अगली चर्चा का विषय हमारा है उत्पत्ति के नियम एकाधिकारी फर्म के साम्य की स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। चूंकि दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म या उद्योग के विस्तार या संकुचन की पूर्ण संभावना होती है, इसलिए उद्योगों के साम्य पर लागतों अर्थात उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। पहला नियम उत्पत्ति का जो है वो है बढ़ती हुई लागत का नियम। यदि उत्पादन बढ़ती लागत के अधीन हो रहा है, अर्थात जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है लागत भी बढ़ जाती है, तो उस अवस्था में एकाधिकारी के लिए यह उचित होगा कि वह उत्पादन कम मात्रा में करे तथा कीमत ऊंची निश्चित करे। रेखा चित्र में लागत रेखा AC व MC ऊपर की ओर बढ़ती हुई एकाधिकारी ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि बिंदु ई पर MR बराबर MC है, अतः उत्पादन OQ मात्रा का किया जाएगा। इस मात्रा में की कीमत OP1 तथा औसत आगत OP होगी। इस स्थिति में कीमत FQ के औसत लागत GQ से अधिक होने के कारण एकाधिकारी को FG प्रति इकाई लाभ प्राप्त होगा तथा एकाधिकारी का कुल लाभ P1 P FG प्राप्त होगा। दूसरा उत्पत्ति का नियम घटती लागत से संबंधित है। यदि उत्पादन लागत घटती लागत के अंतर्गत हो रहा है तो इसका अभिप्राय यह होगा कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे लागत घट रही है। इस अवस्था में एकाधिकारी का कीमत कम रखनी चाहिए तथा
अधिक उत्पादन करना चाहिए। इस अवस्था को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। रेखाचित्र में लागत रेखाएं AC तथा MC नीचे गिरी हुई हैं। एकाधिकारी E बिंदु पर संतुलन पर होगा, क्योंकि बिंदु E पर MC बराबर MR है। संतुलन उत्पादन OP मात्रा का किया जाएगा। उत्पादन की इस मात्रा पर कीमत औसत लागत से अधिक है, इसलिए एकाधिकारी को कुल लाभ P1 PFG मिल रहा है। और अगला उत्पत्ति का नियम, समान लागत का नियम। इस अवस्था में चाहे उत्पादन अधिक किया जाए या कम, उत्पादन लागत समान रहेगी। रेखा चित्र में AC तथा MC समान लागत वक्र है। यह OX रेखा के समानांतर है, जैसा आप चित्र में देख भी रहे हैं। फर्म का संतुलन बिंदु E होगा। इस बिंदु पर MC बराबर MR है। इस अवस्था में OP उत्पादन होगा। कीमत QF तथा औसत लागत QP निर्धारित होगी। कीमत OP अधिक होने के कारण एकाधिकारी को FE प्रति इकाई तथा कुल लाभ P1 PFE प्राप्त होगा। तो तीनों उत्पत्ति के नियम में हम एकाधिकारी फर्म का साम्य कैसे स्थापित करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब प्रश्न ये उठता है, क्या एकाधिकारी की शक्ति असीमित होती है? उसे सीमित नहीं किया जा सकता? उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एकाधिकारी की शक्ति असीमित नहीं होती है। कई घटक हैं जो एकाधिकारी की शक्ति नियंत्रित करते हैं। ये घटक हैं, पहला, संभावित प्रतियोगिता का भय। यद्यपि एकाधिकारी के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं होती, लेकिन उसको सदैव यह भय बना रहता है कि कहीं उसके नए प्रतिद्वंदी न उत्पन्न हो जाए। इस प्रतियोगिता के कारण प्रतियोगियों को व्यवसाय में प्रविष्ट होने का निमंत्रण देना है। दूसरा, विदेशी प्रतियोगिता का भय। एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत अत्यधिक ऊंची कीमत के कारण विदेशी उत्पादक कम कीमत पर उस वस्तु की पूर्ति करके उसका एकाधिकार भंग ना कर दे, इसका भय भी एकाधिकारी को बना रहता है। उपभोक्ता द्वारा व्यवहार। एकाधिकारी इसलिए भी मनमानी कीमत नहीं ले पाता क्योंकि कीमत अधिक बढ़ जाने के कारण कई बार उपभोक्ता अप्रसन्न हो जाते हैं और वे वस्तु के उपभोग का बहिष्कार कर देते हैं। अगला कारण है स्थानापन्न प्रतियोगिता का भय। बहुत ऊंची कीमत के प्रचलित होने के कारण एकाधिकारी को भय बना रहता है कि अन्य उत्पादक उसकी वस्तु के स्थान पर अन्य स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन ना कर लें। उत्पत्ति के नियम। जिन वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम के अंतर्गत होता है, उनकी कीमत अधिक ऊंची निर्धारित नहीं की जा सकती। सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी नियंत्रण के भय के कारण एकाधिकारी कभी इतनी ऊंची कीमत नहीं रखेगा जिससे कि उपभोक्ता के हितों को नुकसान पहुंचे और जनता में असंतोष उत्पन्न हो। एकाधिकारी को कीमत रचयिता क्यों कहते हैं? एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म की तुलना में एकाधिकारी फर्म को कीमत रचयिता कहा जाता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को कीमत स्वीकारक कहते हैं, क्योंकि फर्म को उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को ही अपनाना पड़ता है। इसका कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का कुल पूर्ति नगण्य प्रभाव रखती है। अतः फर्म के पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं होता कि उद्योगों ने जो कीमत निर्धारित की है उसे ही वह स्वीकार करे। इसके विपरीत एकाधिकारी का बाजार की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है और उसका बाजार भी काफी
प्रभावी रहता है, जिसके कारण वह अपनी वस्तुओं की कीमत स्वयं निर्धारित करने की स्थिति में रहता है। इसलिए एकाधिकारी को कीमत रचयिता की संज्ञा दी जाती है। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। नमस्कार।